एक ऐसा देश जहां पर बच्चों से ज्यादा एडल्ट्स के डायपर बिकते हैं, जहां साल 2002 से लेकर अब तक 9000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं क्योंकि उस देश में पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं बचे। और इस देश में हर साल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या इतनी कम होती जा रही है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स आने वाले कुछ समय में ये देश इस दुनिया के मैप से डिसअपीयर हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जापान की, वो देश जिसको हम टेक, डिसिप्लिन और रोबोट्स के लिए जानते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये देश हमसे 50 साल आगे चल रहा है। आज वही देश खुद का अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रहा है। ना कोई युद्ध, ना कोई जहरीला वायरस, ना भूकंप, फिर भी जापान खतरे में है। क्यों? क्योंकि जापान में लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे। अजीब है ना, इंडिया में तो हमने इसका उल्टा सुना है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, दुनिया की रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, कम बच्चे पैदा करने चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन हमसे आगे चल रहे इस देश में तो कुछ उल्टा ही हो गया। तुमको यकीन नहीं होगा, साल 2024 में जापान में मात्र 6.8 लाख बच्चे पैदा हुए हैं। इससे ज्यादा तो हमारे मध्य प्रदेश में हर साल बच्चे पैदा हो जाते हैं। सोचो, जापान की टोटल आबादी है 12.5 करोड़ और सिर्फ एक साल में जापान की आबादी में 9 लाख लोग कम हो गए। इसका मतलब जापान में मौतें जन्म से दोगुनी हो रही हैं। गांव है, घर है, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं। हर नई जनरेशन पिछली जनरेशन से छोटी है और अगर यही चलता रहा तो जापान में 2070 तक 40% आबादी 65+ होगी। मतलब ये देश होगा बूढ़ों का देश। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इनकी सरकार ने जो तरीका निकाला है ना, वो सुनकर तुम अपना सिर पकड़ लोगे। और ये केवल जापान की कहानी नहीं है, साउथ कोरिया, चाइना भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और आपको सुनकर यकीन नहीं हो कि भारत में भी ऐसे ही हालात बनने वाले हैं आने वाले समय में। तो जानते हैं हम कि जापान में क्या चल रहा है, आखिर देश धीरे धीरे क्यों खत्म हो रहा है, और ये जो कुछ भी हो रहा है क्या ये हमारी भी आने वाली सच्चाई है? क्या हम भी एक दिन इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे? घर में मम्मी पापा हैं और दादा दादी हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं दादा दादी और गुजर जाते हैं तो घर में 2 ही सदस्य रह जाते हैं, लेकिन 2 नए सदस्यों का भी जन्म हो चुका है। तो घर में टोटल सदस्य 4 ही रहते हैं। इसे कहा जाता है पॉपुलेशन बैलेंस। लेकिन अगर इस घर में एक ही बच्चा पैदा होता है तो दादा दादी के जाने के बाद घर के टोटल सदस्य 3 बचते हैं। और यही हो रहा है जापान में। हर आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन से छोटी होती जा रही है और इसी सिनेरियो को कहा जाता है पॉपुलेशन क्राइसिस। अब तुम्हें यह सुनने में बहुत छोटी और सिंपल सी प्रॉब्लम लग रही होगी और तुम्हारे पास इसका एक सोल्यूशन भी होगा जो काफी ज्यादा सिंपल होगा कि भाई बच्चे पैदा कर लो। लेकिन इस बात को सिर्फ कहना आसान है। आगे मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों इतने एडवांस और मॉडर्न देश में इस तरह की प्रॉब्लम ने जन्म ले लिया, जिसका सोल्यूशन तो बहुत सिंपल है लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। इस पॉपुलेशन क्राइसिस की वजह से जापान के गाँव खाली हो रहे हैं, बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। और सवाल आता है कि जब फ्यूचर में यंग लोग ही देश में नहीं बचेंगे तो देश को चलाएगा कौन? हालात ये है कि जापान खत्म होने की कगार पर है। एक समय था जब एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि बच्चे पैदा करने से दुनिया में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, लेकिन अब पिक्चर बिल्कुल उल्टी दिख रही है क्योंकि केवल जापान नहीं, साउथ कोरिया, चाइना और इंडिया जैसे देशों में भी पॉपुलेशन क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम जन्म ले रही है। पूरी दुनिया ही धीरे धीरे चाइल्ड लेस होती जा रही है। ये सिनेरियो सुनने में तो साई-फाई मूवी का कॉन्सेप्ट जैसा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में काफी ज्यादा डरावना है। और ये आप तब समझोगे जब आपको इस वर्ड के मीनिंग समझ में आएंगे। और ये वर्ड है कोडोकुची। आज के टाइम में दुनिया सिर्फ नेचुरल डिजास्टर या फिर पॉपुलेशन क्राइसिस से नहीं बदल रही, बल्कि टेक्नोलॉजी भी साइलेंटली पूरा गेम चेंज कर रही है। जैसे ईयर 2002 से लेकर अभी तक, मतलब 17 सालों में जापान में 9000 से ज्यादा स्कूल परमानेंटली बंद हो चुके हैं। वजह सिर्फ एक ही है क्योंकि यहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं है। डायपर इंडस्ट्री में जहाँ हर देश में बच्चों के डायपर सबसे ज्यादा बिकते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट डायपर्स, वहीं जापान में एडल्ट डायपर्स की बिक्री बच्चों के डायपर से कहीं ज्यादा होती है। इस देश में 12 करोड़ की आबादी है और साल 2023 में जापान में सिर्फ 7,58,631 बच्चे पैदा हुए। ये आंकड़ा सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन सन 1800 के बाद यही एक ऐसा साल था जब जापान में जन्म दर सबसे ज्यादा कम थी। 1970 के दशक में जापान में हर साल 20 लाख बच्चे पैदा होते थे। सोचो, एक ऐसा देश जो कभी अपनी बढ़ती हुई तेज टेक्नोलॉजी और मेहनती जनसंख्या के लिए जाना जाता था, वहाँ अब हॉस्पिटल्स में बच्चों की किलकारियों से ज्यादा अस्पतालों में मशीनों की बीप सुनाई देती है। ये फर्क अब सुपरमार्केट की शेल्फ से लेकर सरकार की नीतियों तक में दिखने लगा है। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि जापान में अब हर 3 में से एक इंसान 65+ की एज का है। और इस कड़वी सच्चाई ने जापानियों के दिमाग पर इतना गहरा असर डाला है कि उन्होंने अपने लिए एक शब्द बना लिया है जो है कोडोकुशी, और इसका मतलब होता है अकेले मर जाना। ये वो स्थिति होती है जब कोई बुजुर्ग बिना अपनों के चुपचाप इस दुनिया से चला जाता है और किसी को उनके मरने की खबर तक नहीं होती। जापान में ऐसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जो बिना परिवार के अकेले ही
ऊपर चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब पति पत्नी में से कोई एक गुजर जाता है तो दूसरा व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो जाता है, वो दुनियादारी से कट जाता है, वो अपने अकेलेपन में धीरे धीरे खो जाता है। और अक्सर पड़ोसियों को उनके जाने की खबर तब पता लगती है जब उनके अपार्टमेंट या उनके घर में से दुर्गंध आने लगती है। जापान में इस तरह के अंत को कहते हैं कोडोकुशी। और ये केवल एक शब्द नहीं है, जापान में ऐसी घटनाएं आम हो चुकी हैं क्योंकि मोस्टली परिवारों में बच्चे पैदा ही नहीं होते, और जब घर में बच्चे ही नहीं होंगे तो बुजुर्गों का ख्याल कौन रखेगा, उनके अंत समय में उनके साथ कौन रहेगा। और इस अकेलेपन के पीछे केवल कम पैदा हुए बच्चे जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी भी इसके पीछे जिम्मेदार है। इस नए जमाने की पीढ़ी ने नई पीढ़ी को लाना तो बंद कर ही दिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भी मुंह फेर लिया है। इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ अकिया के बारे में। आप इंटरनेट पर सर्च करना अकिया होम्स जापान। अकिया का मतलब होता है सूने और खाली घर। मतलब ये वो बड़े बड़े बंगले थे, वो बड़ी बड़ी हवेलियां थी जिनमें कभी दादा दादी पर दादा दादी रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जनरेशन खत्म होती गई, लोग शहरों में मूव करते गए या फिर उन्होंने बच्चे ही पैदा नहीं किए तो फिर उनकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं हुआ, एंड देन ये जो प्रॉपर्टीज थी, ये अकिया हाउसेस जो थे वो अबेंडेंड हो गए। और ये जापान में बहुत सस्ते रेट्स पर मिलते हैं। बट आयरनी ये है कि इन मकानों को भी खरीदने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। तुम्हें अगर लेविश लाइफस्टाइल, आलीशान मकान और मॉडर्न जिंदगी के पीछे का असली सच देखना हो तो नेट पर सर्च करना एक बार अकिया होम्स जापान। लेकिन अब चूंकि पूरे के पूरे एक देश का अस्तित्व खतरे में आ चुका है, तो क्या जापानीज सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जापान की सरकार इसके लिए कुछ कर ना रही हो। लेकिन आयरनी की बात तो यह है कि जो सरकार इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सोल्यूशन ढूंढ रही है ना, ये प्रॉब्लम आई उसी सरकारी नीतियों की वजह से है। मतलब जापान में जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो सिस्टम ही इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब जापान में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से लोगों ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। अब ऐसा क्या हो रहा है जापान में जिसकी वजह से लोगों का मैरिज, बच्चे पैदा करने और अपनी फैमिली आगे बढ़ाने से इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका है। 1 अप्रैल को जापान की सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया है, एक ऐसा नियम लेकर आए हैं वो जो दुनिया में शायद किसी देश में नहीं आया होगा। अकेलेपन मतलब लोनलीनेस और आइसोलेशन से रिलेटेड लॉ। सरकार ने इसको समाज की एक समस्या माना है और इस पर कानूनी एक्शन लिया है। गवर्नमेंट ने हर छोटे छोटे इलाके में स्पेशली ट्रेंड सपोर्टर्स तैयार किए जिनकी ड्यूटी होती है अकेले लोगों को सपोर्ट देना, उनकी हेल्प करना, उनको अकेलेपन से निकालने की कोशिश करना। लेकिन इस काम को करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि ऐसा काम करने के लिए उनको यंग लोग ही नहीं मिल रहे। अब हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में बात आ रही हो कि ये इतनी बड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पॉपुलेशन घट रही है तो उसे तो बड़े आराम से बढ़ाया जा सकता है। बिग प्रॉब्लम सिंपल सोल्यूशन, बच्चे पैदा करो। और यहीं से हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों जापान के लोगों ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए थे। इस वीडियो को बनाते बनाते ही मुझको समझ में आया कि क्यों हमारे भारत के बड़े बुजुर्ग हमेशा शादी करने पर और बच्चे पैदा करने पर जोर दिया करते थे। शायद वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारा देश भी मैप से गायब हो जाए, और शायद इसीलिए तो भारत की आबादी 140 करोड़ है। बट द पॉइंट इज कि जापान में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्यों वहाँ के लोग शादी नहीं कर रहे, क्यों बच्चे पैदा नहीं कर रहे? प्यार पुरानी बात हो चुकी है जापान में, और इसका आंसर है कि जापान में एक बच्चा पालना एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट। एक एवरेज जापानी कपल अगर बच्चे को पैदा करने से लेकर कॉलेज तक के खर्चे का हिसाब किताब लगाते हैं तो वो हो जाता है करीब 63 मिलियन येन, मतलब करीब 3 करोड़ रुपए। अब आज की जेन जी और मिलेनियल सोचते हैं कि इतना खर्चा ना भैया, हमें तो अपना कैरियर बनाना है, घूमना है, ट्रैवल करना है, खुद के लिए जिंदगी जीनी है, हम 3 करोड़ रुपए बच्चा पालने में क्यों वेस्ट करें? और इसी सोच की वजह से जापान में शादियों का ग्राफ सीधे नीचे आ गया। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। जापान की एक और डार्क रियलिटी है जिसे एक शब्द में बयान किया जा सकता है, और वो है करोशी, मतलब डेडली ओवरवर्क। इतना काम कि लोग लिटरली बर्नआउट होकर मर जाते हैं। देखो, जापान में कागजों पर तो 8 घंटे की नौकरी है, लेकिन रियलिटी में लोग नो लाइफ मोड पर जीते हैं। वहाँ थोड़ी सी जिंदगी स्क्रीन पर, थोड़ी सी ऑफिस में और थोड़ी सी ट्रैफिक जाम में। डेटिंग का टाइम नहीं, सोशल लाइफ जीरो, बस स्क्रीन, ऑफिस और ट्रैफिक। और इसीलिए एक सर्वे के अकॉर्डिंग जापान में 50% से ज्यादा जो लड़के 30 साल के नीचे हैं, उनका कहना है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज और डेटिंग, क्योंकि वो लोग सोचते हैं व्हाई कमिट एंड व्हाई सेटल। साथ ही रिलेशनशिप कल्चर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। खास तौर पर जेन जी और मिलेनियल्स अब ज्यादा फ्रीडम फर्स्ट सोच रखते हैं। उनके लिए खुद की लाइफ, खुद का कमाया पैसा खुद पर खर्च करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें किसी चीज से बंद कर रहना, रिस्ट्रिक्ट होना या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ज्यादा पसंद
नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इस सोशल लाइफ को, मतलब शादी, बच्चा, परिवार को एक कमिटमेंट ट्रैप की तरह देखते हैं। और जब इंसान इन सारी चीजों से दूर भागता है ना, तो एक नई चीज ही सामने आती है, जो है आइसोलेशन। और ये जापान की नई जनरेशन की रगों में बहने वाला सबसे खतरनाक जहर है। कोटोकुशी के बारे में तो तुम समझ गए, बुजुर्ग लोग अकेले ही ऊपर चले जाते हैं, लेकिन नए लोग अकेले ही जी रहे हैं, और इसे कहा जाता है हिकिकोमोरी। ये एक तरह का आइसोलेशन है जो जापान में बहुत तेजी से फैल रहा है। जापान में ऐसे लाखों लोग जो जिंदा तो हैं, लेकिन समाज से, दीन दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं। इन्हीं को कहा जाता है हिकिकोमोरी। ये महीनों तक, सालों तक अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते, न परिवार से कोई लेना देना, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई रिलेशनशिप। बस एक दरवाजा बंद रहता है और दरवाजे के पीछे होती है तन्हाई। और इस सिचुएशन में जापान में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जिनकी उम्र है 20 से लेकर 30 साल। एंड लिटरली जापान में ऐसे 15 लाख लोग हैं जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया के लिए इनविजिबल हो चुके हैं। और ये केवल कोई सोशल ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल इमरजेंसी है। और अब जानते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। जापान की सरकार ने समझ लिया है कि अब केवल टीवी एड चलाने से या बातें करने से काम नहीं बनेगा, अब वक्त है एक्शन लेने का। तो अब सरकार ऐसे क्या कदम उठाए कि लड़का लड़की शादियां करें, बच्चे पैदा करें और परिवार को बढ़ाएं। यहाँ पर नाम सामने आता है टोक्यो फुटारी स्टोरी का। ये एक ऐप है, और ये टिंडर नहीं है। टिंडर जैसा एक जापानीज ऑफिशियल गवर्नमेंट का ऐप है। बेसिकली ये एक मैरिज ऐप है, जैसे हमारे यहाँ शादी.com या फिर जीवनसाथी.com होता है, वैसा ही कुछ कुछ। लेकिन ये मस्ती के लिए, डेटिंग के लिए, टाइम पास के लिए नहीं बनी ऐप है। ये सीरियस ऐप है। यहाँ पर पार्टनर्स ढूंढे जाते हैं, मैच मेकिंग की जाती है और शादी होती है। क्योंकि जापान में अकेले रहने का कल्चर बढ़ गया है और अकेले रहने वालों को कहते हैं हितोरी। वैसे ही इस ऐप का मकसद है सिंगल लोगों को कपल में कन्वर्ट करना, और कपल को कहा जाता है फुटारी। लेकिन केवल ऐप बनाने से काम नहीं बना, तो गवर्नमेंट ने 4 डेज की ऑफिशियल वर्किंग अनाउंस कर दी। मतलब सोचो, सोमवार से गुरुवार तक ही ऑफिस में काम करो और बाकी वीकेंड के 3 दिन ऐश करो, अपने परिवार को समय दो। 3 दिन परिवार के साथ बच्चे पालने, लाइफ को एंजॉय करने के लिए सरकार दे रही है, ताकि लोग काम से ब्रेक ले सकें, शादी, प्यार और बच्चे जिंदगी में आ सकें। और साथ ही साथ बच्चों के पैदा होने पर गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रही है। जापान के कुछ गाँव में तो बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए, गाँव वालों को मोटिवेट करने के लिए लाखों येन्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि जापान में आबादी की कमी की वजह से गांव के गांव पूरे खाली हो चुके हैं। और जापान की पुरानी परंपरा है ओ माई। इसका मतलब समझ कर तुम खुद बोलोगे ओ माई गॉड। बेसिक इसका मतलब होता है मैच मेकिंग। ये ठीक नेटफ्लिक्स की सीमा आंटी जैसा ही कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर लड़के लड़कियों को शादी के लिए मिलाया जाता है, मैच मेकिंग की जाती है। और सरकार अब ऐसे ही सीमा आंटी जैसे एजेंट्स बना रही है जो मैच मेकिंग करे, लोगों की जोड़ियां बनाए। साथ ही बच्चे के जन्म होने पर माँ के साथ साथ पिता को भी पैटर्निटी लीव मिल रही है जापान में, ताकि माता पिता दोनों अपना वक्त बच्चे को दे सकें। साथ ही जो बुजुर्ग अकेले घर में रह रहे हैं उनकी केयर के लिए जापान में रोबोट केयर टेकर भी है। ऐसा लग रहा है जैसे टेक्नोलॉजी ने परिवार की कमांड संभाल लिए। और हाँ, अगर कोई कपल बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ फर्टिलिटी से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प कर रही है। मतलब जापान में सरकार ने कमर कस ली है कि हम शादी कराएंगे और बच्चे पैदा कराएंगे। अब उनकी ये कोशिशें कितने हद तक सफल होती हैं, जापान की पॉपुलेशन में कितना ज्यादा चेंजेस आगे आने वाले समय में देखने को मिलता है, वो डिफरेंस हमें आज से करीब 10 या 20 साल बाद देखने को मिलेगा। लेकिन जापान ने अपने घटते हुए पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जी तोड़ कोशिशें करना अभी से शुरू कर दिया है। और इसी प्रॉब्लम ने हमारे देश भारत में भी अपने कदम गड़ाने शुरू कर दिए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में अभी किसी को इस चीज के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। तो क्या आने वाले समय में हमारी सरकारों को भी ऐसी कोशिशें करनी पड़ जाएंगी? तो जापान की गवर्नमेंट अभी फिलहाल जापान की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कर रही है। देखो, अभी फिलहाल हमारे यहाँ की पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है। 143 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, जो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, वहाँ ये इमेजिन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि पॉपुलेशन क्राइसिस आ सकता है। वहाँ पर पॉपुलेशन क्राइसिस की बात करना बेवकूफी होगी। लेकिन हमारे यहाँ भी ट्रेंड्स में बदलाव साफ दिख रहे हैं। जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, नौकरी के दबाव में लोग बिजी होते जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ लोगों की धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, शादियों और बच्चों की संख्या भी अफेक्ट हो रही है। यंग एज के लोगों ने शादी से दूर भागना शुरू कर दिया है, वो रिलेशनशिप को ज्यादा प्रेफर नहीं करते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने कैरियर को प्रायोरिटी पर रखते हैं। और साथ ही साथ शादी में होने वाले बड़े खर्चे और बच्चे पालने में होने वाले खर्चों से यूथ दूर ही भागना पसंद कर रहा है। अधिकतर लोगों का यही कहना है कि भाई अकेले रहो, मस्त रहो। तो अगर यही ट्रेंड हमारे देश में भी कंटिन्यू रहता है, तो आने वाले समय में ये पॉसिबल है कि जापान जैसी सिचुएशन इंडिया में भी सामने आने लगे। हमारे
देश में जनसंख्या कम तो नहीं होगी, लेकिन बूढ़ों की संख्या जरूर बढ़ जाएगी। एनीवे, ये प्रॉब्लम जापान में जिस लेवल पर है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और इंडिया में ये प्रॉब्लम अभी बस शुरू ही हुई है। लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले 20 सालों में जापान, साउथ कोरिया, रशिया और चाइना, ये 4 देश एक खतरनाक पॉपुलेशन